वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों की परिभाषा पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था विद्युत चुम्बकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलनों से मिलकर बनी होती हैं तथा ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। सीन क्लियर है? अच्छी बात है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वे निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। यस और नो? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल होती है वो बहुत कम होती है या बहुत अधिक होती है? बहुत अधिक होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल होती है वो बहुत अधिक होती है और ये चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हो? सी से। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सूर्य भगवान से ये जितनी भी किरणें आ रही हैं, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, माइक्रो तरंगें, रेडियो तरंगें, ये जितने भी तरंगों के मैंने नाम बोले ये सब हमें सूर्य से प्राप्त हो रही हैं और इन सभी तरंगों को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें। क्या बोलते हैं? तो जाहिर सी बात है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसी में ये सारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें, तो इनकी जो चाल है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। राइट? कल मैंने जब विद्युत चुम्बकीय तरंगों का चित्र बनाया था तो ऐसे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष ऐसे था। यस और नो? इस तरीके से ये परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के दोलन थे और फिर मैंने परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के दोलन बनाए थे। याद आ रहा है सीन? अच्छी बात है। क्लियर? ये विद्युत क्षेत्र का शिखरमान था यहाँ पर और ये चुंबकीय क्षेत्र का शिखरमान था। क्लियर? ये जो तरंग संचरित हो रही है इसमें अगर तरंग संचरण के किसी भी बिंदु पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात निकालूं तो ये हमेशा प्रकाश की चाल के बराबर आता है, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के बराबर आएगा। क्लियर है? इसे ऐसे भी लिख सकता हूं या इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, E/V, एक ही बात है। क्लियर है? बात समझ में आ रही सभी को? सेब याद रखना, इस पे भी सवाल आ जाता है अक्सर एग्जाम में, 1 नंबर के ओटी में सवाल आ जाता है। क्लियर? E यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या फिर ऐसे बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का शिखरमान या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आयाम, आयाम या शिखरमान एक ही बात होती है। पिछले चैप्टर में भी ये बात बताई थी। क्लियर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आयाम, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आयाम। आयाम मतलब अधिकतम मान। बात समझ में आ रही है? आयाम हुआ, अधिकतम मान हुआ, शिखर मान हुआ, इन सब के मतलब एक ही होते हैं। जो बोला पल्ले पड़ा। विद्युत चुम्बकीय तरंगें जब किसी माध्यम में से होकर गुजरती हैं, क्लियर? माध्यम समझते हो? हवा, पानी, समझ रहे हैं? अलग अलग प्रकार के माध्यम इस दुनिया में उपस्थित हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें जब किसी माध्यम में से होकर गुजरती हैं तो उन विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल का सूत्र होता है वो इस सूत्र द्वारा उनकी चाल ज्ञात की जाती है। एप्सिलॉन से आप वाकिफ हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता, म्यू निरपेक्ष चुंबकशीलता। क्लियर? पढ़ा था अपन ने। क्लियर? अच्छी बात है। अगर किसी माध्यम में कोई विद्युत चुंबकीय तरंग जा रही है और हमें उसकी चाल ज्ञात करनी है तो हम ये सूत्र यूज करते हैं, V = 1/√ε म्यू। म्यू निरपेक्ष चुंबकशीलता और एप्सिलॉन निरपेक्ष विद्युतशीलता। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि भैया एप्सिलॉन बराबर होता है ε0 के, कूलाम के नियम में पढ़ा था चैप्टर 1 में, और म्यू बराबर होता है μr × μ0, ये भी कूलाम के नियम में पढ़ा था। बोले भैया? आगे बढ़ रहा हूं। तो V = 1/, ये भी सूत्र बन गया एक। क्लियर? अब हमें मालूम है हवा या निर्वात हेतु क्या होता है। हवा या निर्वात हेतु K बराबर, केवल K = 1, μr बराबर भी 1 होता है। पढ़ा है अपन ने। जब K की जगह 1 और μr की जगह 1 रखोगे तो बताओ क्या आ जाएगा? ε0 μ0, क्योंकि K 1 हो गया, μr 1 हो गया। क्लियर? तो 1 × 1 1, 1 का गुणा इन दोनों से करोगे तो यही आ जाएगा। बोलो भैया? ये जो चाल आई है ये काय में चाल आई है? हवा या निर्वात में चाल आई है। क्लियर? हवा या निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है वो कितनी होती है?
3 गुणा 10 पे घात 8 मीटर पर सेकंड। वो यही सूत्र तैया हुआ है। आपको एप्सिलॉन 0 का मान मालूम है, चैप्टर 1 में पढ़ा था, कितना होता है? हाँ, तो 8.86 गुणा 10 पे घात -12। म्यू 0 का मान आपको मालूम है, म्यू 0 बराबर होता है 4 पाई गुणा 10 पे घात -8। ये दोनों मान यहाँ रखोगे और सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो 3 गुणा 10 पे घात 8 मीटर पर सेकंड आएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कोई पूछे हवा या निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का सूत्र क्या है, तो ये है। इसे मैं चाहूँ तो सी भी लिख सकता हूँ। जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? सीन क्लियर है सभी को? तो कोई भी पूछे विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल अगर हमें किसी माध्यम में निकालनी है तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। इसी को फिर मैंने खोल दिया तो हवा या निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल आ गई। कैसे आ गई, बात समझ में आ रही है सभी को? इसके साथ साथ मैंने आपको परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के समीकरण तो पिछले वीडियो में ही बता दिए थे। बोलो भैया, आगे बढ़ता हूं। अगर इतनी पूरी बात समझ में आ रही है तो अगली बात पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो अगली बात मैं बताने जा रहा हूं वैसे वो चैप्टर 9 में काफी डिटेल में आएगा। क्लियर? जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जाहिर सी बात है उसकी जो चाल होती है वो बदल जाती है। क्लियर? इसी तरीके से विद्युत चुंबकीय तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगी तो उनकी चाल बदल जाएगी और उसका जो सूत्र होता है म्यू बराबर सी अपॉन वी एम। क्लियर? म्यू बराबर सी अपॉन वी एम। म्यू जो होता है उसको बोलते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। अलग अलग माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। क्लियर? हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। ये सारे अपवर्तनांक क्या होता है ना, ये सब डिटेल में हम लोग चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। फिलहाल अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में जो संबंध होता है वो ये सूत्र है, म्यू बराबर सी अपॉन वी एम। वी यानी चाल, सफिक्स में एम लिखा है यानी माध्यम में प्रकाश की चाल। सी का मतलब आप बताओ? प्रकाश की चाल काय में? हवा में। हवा में प्रकाश की चाल। और म्यू को बोलते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? हाँ, पढ़ लो, नोट इतना यही है, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण बताइए। तो सुने भैया, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। विद्युत चुंबकीय तरंगें परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलनों से मिलकर बनी होती हैं। क्लियर है? तथा ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। और बताओ, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में कुछ आपसे जानना चाहता हूँ। ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं और इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसी भी क्षण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात निकालूं तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल के बराबर आता है, यानी प्रकाश की चाल के बराबर आता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल बहुत अधिक होती है, 3 गुणा 10 पे घात 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी इनकी जो चाल है वो काय के बराबर है? प्रकाश की चाल के बराबर है। क्लियर? हवा या निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है वो c बराबर 1/√ε0 म्यू 0 होती है। जो बोला समझ में आया? विद्युत चुंबकीय तरंगें अपने साथ ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण भी करती हैं। जब विद्युत चुंबकीय तरंगें गुजरती हैं तो वो अपने साथ ऊर्जा को भी ले जाती हैं, संवेग को भी स्थानांतरित करती हैं। क्लियर है? जिस सतह पर विद्युत चुंबकीय तरंगें पड़ती हैं उस पर दाब आरोपित करती हैं। क्लियर? विद्युत चुंबकीय तरंगें किसी भी सतह पर जब पड़ती हैं तो वो उस सतह पर दाब आरोपित करती हैं। ये बात आप लोगों ने पढ़ी होगी 9th-10th में कि अरे है, जान दो, हैंग है तो इधर रहेगा, हैंग है। ये तल है, हमने ये पढ़ा था जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल पे पड़ती है तो ऐसे परावर्तित हो जाती है। ये पढ़ा है आपने। अभी आपने 2 ही घटनाएं पढ़ी हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, ये परावर्तन की घटना है। अच्छा, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसको अपवर्तन की घटना कहते हैं। ये परावर्तन, अपवर्तन, कुछ नाम और बोल रहा हूँ जो आपने अभी तक सुने नहीं है, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये आपने अभी तक सुने नहीं है, चैप्टर 9 में सुनेंगे। क्लियर है? सॉरी 10 में। क्लियर? परावर्तन अपवर्तन 9 में आएंगे, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण 10 में आएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को?
तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वो परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इन सभी गुणों को दर्शाती हैं। अच्छा, अगली बात, आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया उसमें भी बताया, चैप्टर 2 पढ़ाया उसमें भी बताया, और चैप्टर 5 पढ़ाया उसमें भी बताया। अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति का दूसरा नाम अनुदैर्घ्य स्थिति। निरक्षी स्थिति का दूसरा नाम, निरक्षी का मतलब अनुप्रस्थ स्थिति। अच्छा बताना जरा, अगर मैं ऐसे विद्युत द्विध्रुव रख देता था तो निरक्षी स्थिति में बिंदु कहाँ मानता था? ऐसे मानता था, यानी इसकी लंबाई के लंबवत मानता था। आप बताओ, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र के जो दोलन हो रहे हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो रहे हैं, तो ये कैसी तरंगों में काउंट होगा? अनुप्रस्थ तरंगें या अनुदैर्घ्य तरंगें? अनुप्रस्थ तरंगें। कोई भी पूछे विद्युत चुंबकीय तरंगें, बहुत पूछा जाता है खाली स्थान में, विद्युत चुंबकीय तरंगें खाली स्थान तरंगें हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं। कैसी तरंगें हैं? अनुप्रस्थ तरंगें। जो मैंने पॉइंट बोले आपको समझ में आ रहे हैं सारे? क्लियर? इतने सारे पॉइंट बोले, इनमें से 3-4 पॉइंट भी अगर आपको याद रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट भी याद रहते हैं, तो अपना क्वेश्चन बन जाएगा, राइट? लेकिन पढ़ने सारे हैं, ओटी के फॉर्म में तो कुछ भी पूछ सकता है। समझ में आ रही है बात? तो जरा एक बार हम लोग बोलेंगे कौन कौन से पॉइंट बोले। विद्युत चुंबकीय तरंगें परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि गुणों को दर्शाती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें अपने साथ ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण करती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें जिस तल पर पड़ती हैं उस पर दाब आरोपित करती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर होता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल c बराबर 1/√ε0 μ0 होती है। इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें यानी विद्युत भी आ रहा है, चुंबकीय भी आ रहा है, राइट? यानी मेरा कहने का था, एक बार बताओ, कोई जानवर है और वो जंगली जानवर है, जंगली जानवर है, तो उसे जंगल से जाने में डर लगेगा क्योंकि वो जंगली है ना? सीधा सीधा निकल जाएगा। ये सर नो। विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत और चुंबक दोनों आ रहे हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों को जब किसी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजारा जाता है तो वो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। क्लियर है? विद्युत चुंबकीय तरंगों को जब किसी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजारा जाता है तो वो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती हैं। बिना किसी विचलन के सीधी निकल रही है, इसका मतलब ये आवेश रहित होती हैं। कैसी होती हैं? आवेश रहित होती हैं। जो बोल रहा हूँ पॉइंट समझ में आ रहे हैं सारे? क्लियर है? विद्युत चुंबकीय तरंगों को अगर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजारा जाए तो ये बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती हैं। क्लियर? कोई पूछे विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आवेश कितना होता है? 0। विद्युत चुंबकीय तरंगें आवेश रहित होती हैं। अब बात आती है विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न कैसे होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं त्वरित आवेशों से। कैसे? हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित विद्युत आवेशों से उत्पन्न होती हैं। सुनो, याद करो, चैप्टर 4-5 पढ़ाए थे। स्थिर आवेश केवल खाली स्थान उत्पन्न करता है। ध्यान से सुनो, स्थिर आवेश केवल खाली स्थान उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। क्लियर? गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अब यहाँ एक घेसला है, उसे समेट लो। मैंने बोला गतिमान आवेश है। अब गतिमान आवेश का मतलब आवेश गति कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। लेकिन ध्यान रखना, आवेश जब एक समान चाल से गति कर रहा है तब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। एक समान चाल मतलब न तो स्पीड बढ़ रही है न घट रही है, एक जैसी चाल से चल रहा है। लेकिन यही आवेश अगर त्वरित आवेश हो जाए, त्वरित आवेश का मतलब यानी उसकी चाल बढ़ जाए, समझ गए? त्वरित आवेश, त्वरित आवेश मतलब ऐसा आवेश जिसकी गति, उसका वेग बार बार बढ़ रहा है, परिवर्तित हो रहा है। समझ पा रहे? तो अगर वेग में बार बार परिवर्तन हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में विद्युत चुंबकीय तरंगें भी पैदा होती हैं। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन विद्युत अगर कोई बोले कोई आवेश एक समान चाल से गति कर रहा है तो उससे विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो सत्य या असत्य? असत्य। एक समान चाल से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न नहीं होंगी। क्लियर? उसको लगातार त्वरित वेग होना चाहिए उसका। क्लियर? इसीलिए बोला जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित विद्युत आवेश से उत्पन्न होती है। त्वरित मतलब जहां त्वरण आ जाए। त्वरण पढ़ा है ना 11th में, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्लियर है?
तो विद्युत चुंबकीय तरंगें काय से उत्पन्न होती हैं? त्वरित विद्युत आवेशों से उत्पन्न होती हैं। क्या मैं उम्मीद करूं सारे पॉइंट हम लोग समझ गए? एक बार अच्छे से पढ़ लो, पूछूंगा आपसे। इसमें कुछ एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जिनको आप बिल्कुल अच्छे से कर लो। पहला, विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित विद्युत आवेश से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। दूसरा, विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं, ठीक है। और एक, विद्युत क्षेत्रीय चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजारा जाता है तो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती हैं। लिखा है, या आवेश रहित होती हैं, ऐसे कहते हैं ना। विद्युत चुंबकीय तरंगें आवेश रहित होती हैं। और एक, विद्युत चुंबकीय तरंगें अपने साथ ऊर्जा तथा संवेग का स्थानांतरण करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने जो अगला प्रश्न है, वो अगले प्रश्न में मुझसे बोल रहा है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सी तरंग है? अब जैसे ही उसने विद्युत चुंबकीय तरंग बोला, मुझे पता चल गया विद्युत चुंबकीय तरंगों वाले पार्ट से है। अब वो कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30 वोल्ट प्रति मीटर है। बताओ भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे प्रदर्शित करते हो? ई से। तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूं, तो ऐसा कोई सूत्र पढ़ा है जिसमें ई और बी दोनों आ जाए? तो सी बराबर ई अपॉन बी। बी को इधर ले आऊंगा तो सी नीचे आ जाएगा, तो बी बराबर ई अपॉन सी। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ई तो हो गया 30, सी तो है ही नहीं। तो हमें मालूम है सी प्रकाश की चाल है, और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 एकम 3, 3 धाम 30। तो b बराबर हमारा आ गया 10 गुणा 10 पे घात 8, ऊपर जाएगी तो -8। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताओ जरा। टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन की अम्मा, याद आ रहा है सीन? ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 10 पे घात कुछ नहीं है तो एक, आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो -8 और 1 -7, ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। क्लियर है? चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। सीन क्लियर है? उतार लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हमारे को अगला सवाल दे रहा है, और अगले सवाल में मुझसे बोल रहा है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। पहले तो आप मुझे बताओ, ये टेस्ला दिया है, टेस्ला से क्या पता चल गया? चुंबकीय क्षेत्र। तो उसने बोला एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र का आयाम 3 गुणा 10 पे घात -7 टेस्ला है ना। तो आयाम यानी शिखर मान, तो चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान दे दिया। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र के जो दोलनों की दिशा है वो वाई अक्ष की दिशा में दोलन हो रहे हैं, ठीक है। फिर वो कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आयाम क्या दे दिया भैया? E0, और इसकी दिशा जेड अक्ष की ओर है। तो कह रहा है इसकी चाल ज्ञात करूं, तो भैया चाल, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल को आप V से भी प्रदर्शित करते हैं या C से भी प्रदर्शित करते हैं? क्या सूत्र लगा दूं बताओ? C बराबर E0 बटे B0। E0 हमारा कितना है? 90। B0 हमारा कितना है? 3 गुणा 10 पे घात -7। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो C बराबर आ गया 30। 10 पे घात -7 ऊपर जाएंगे प्लस के साथ। समझ में आई बात? वही आ गया, देखो इसको इतना ही लिखा रहने दो तो भी चलेगा। आ गया आंसर मीटर पर सेकेंड। कुछ लोग 3 गुणा 10, 3 धाम 30 गुणा 10 पे घात 7, आधार यहाँ पे 10 पे घात कुछ नहीं है तो 1, आधार समान होते हैं तो घाते हैं, तो 10 पे घात कितनी हो गई? 8 गुणित 3। वही आ गई? नहीं आई मेरी बात समझ में? हेलो, आपने तरंग की गति तो निकाल दी, गति यानी चाल निकाल दी, लेकिन दिशा और पूछ रहा है, दिशा किधर होगी? हाँ, तो चुंबकीय क्षेत्र के दोलन वाई दिशा में है, विद्युत क्षेत्र के दोलन जेड दिशा में है, तो जाहिर सी बात है तरंग की गति की दिशा यानी तरंग संचरण की दिशा एक्स अक्ष की ओर होगी। तो मैं कैसे पता चला? तो चूंकि हम जानते हैं कि तरंग संचरण की दिशा विद्युत क्षेत्र के दोलन और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन परस्पर लंबवत होते हैं। अब चूंकि चुंबकीय क्षेत्र के दोलन वाई दिशा में, विद्युत क्षेत्र के दोलन जेड दिशा में आते हैं, तरंग गति की दिशा एक्स अक्ष की ओर होगी। बात समझ में आ रही है सभी को? उतार लो फटाफट। यहां पर दिशा किधर लिख दूं आप बताओ? एक्स अक्ष की ओर। उतार लो।
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को अगला प्रश्न दिया है कि सोडियम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 5890 एंगस्ट्रॉम है। सोडियम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 5890 एंगस्ट्रॉम है, तो उसकी आवृत्ति ज्ञात करो। तो भैया आवृत्ति का सूत्र होता है न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा। क्लियर? आवृत्ति याद रखें इस सूत्र को, न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा। वैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा E बराबर H न्यू, डी ब्रोगली पढ़ा था, तो वहां पढ़ा है आपने ये सूत्र, E बराबर H न्यू, फिर न्यू की जगह आप रखते थे C अपॉन लैम्डा। याद आ रहा है सी? न्यू आवृत्ति हमें निकालनी है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10⁸। तरंग लंबाई आपको दी है 5890 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻−10 मीटर। जिन्हें पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो लिख लें। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। तो क्या लिखूं यहां पर लैम्डा की जगह? 5890 गुणा 10⁻−10। अब तो कर लेंगे इसे, बोले कितना आ रहा है? 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं। उतार लो इसे फटाफट। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।